ऑल राइट, तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। बताना बच्चों आपको विजिबल है या नहीं है। दिख रही है स्क्रीन सबको? यस। ऑल, थैंक यू शिखा। लेट स्टार्ट द क्लास नाउ। एटम्स एंड न्यूक्लियाई आपका सेकंड पोर्शन है। मॉडर्न फिजिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। मॉडर्न फिजिक्स में मोस्टली जो आते हैं क्वेश्चंस वो ड्यूअल नेचर और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से आते हैं। और एटम्स एंड न्यूक्लियाई में जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्स मॉडल और हाइड्रोजन लाइक एटम जो आपका टॉपिक है उससे आते हैं। और आपके बाइंडिंग एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे आ सकते हैं ना, फिजन फ्यूजन और इन सबसे आ सकते हैं। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स को एक एक बार रिवाइज करके उन पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, जस्ट टू कवर दिस टॉपिक, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना पूरा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई एटॉमिक फिजिक्स अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले, तो इसमें जो टॉपिक्स आपके आते हैं जनरली वो आते हैं, एक तो बोर के तीन जो पॉस्टुलेट्स हैं जिनके ऊपर बेस्ड है ये पूरा टॉपिक एटॉमिक फिजिक्स। इसके अलावा जो कुछ डिनोमिनेशन है, कुछ पैरामीटर्स हैं आपको पता होनी चाहिए, है ना। रेडियस क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा nth ऑर्बिटल का, है ना, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, टाइम पीरियड, एनर्जी, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो किससे आते हैं, हाइड्रोजन लेवल, हाइड्रोजन टाइप एटम का एनर्जी लेवल। ठीक है, हाइड्रोजन टाइप एटम यानी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपका Z = 1। ठीक है, उसके जैसे जो भी आपके एटम्स हैं उनका एनर्जी लेवल, उनके एनर्जी लेवल्स क्या क्या हैं और उन पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। एक्साइटेशन ऑफ एटम, लैम्डा ऑफ एमिटेड रेडिएशन, ये सब तुमने पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज, लाइमन, बामर, पास्चन, पढ़ी हुई ना ये सब। तो ये सब चीजें आपके टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं एटॉमिक फिजिक्स से। ठीक है, उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बोर के पॉस्टुलेट से। तो बोहर के पोस्टुलेट्स जब आप यूज करोगे या पढ़ोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। ऐसा नहीं नाइट्रोजन पे लगा दिया है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं नाइट्रोजन पे लगा दिया है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम समझते हो सब लोग, उस पे अप्लाई होते हैं, है ना। तो क्वेश्चन भी तुमसे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्वेश्चन जो आएगा एग्जामिनर भी तुमसे इस पे ही पूछेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। बट आपको पता होना चाहिए फिर भी, ये कॉन्सेप्चुअली आप करेक्ट होगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सवाल सॉल्व करने के, है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ गया फंसाने वाला, तो उसमें भी आप फंसोगे नहीं, सही आंसर मार्क करके आओगे। आगे चलते हैं, समझते हैं इसको। पहला, दूसरा और तीसरा तीन पॉस्टुलेट है। पहला पॉस्टुलेट सिंपल सी ये बात बोलता है कि अगर कोई आपका न्यूक्लियस है जिसमें कि Ze नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है, आपका जो न्यूक्लियस है जिसमें कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वन इलेक्ट्रॉन है, और Ze प्रोटॉन्स है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स है मतलब। तो आपका इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमेगा जिसकी कुछ वेलोसिटी होगी Vn और रेडियस होगी Rn, यानी एक सर्कुलर ऑर्बिट आप अज्यूम कर सकते हो। और उसमें आप बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बिटवीन द टू पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल है ना इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इसका Ze, दोनों पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा K(Q1Q2)/r², वो बराबर होगा किसके, सेंट्रिपिटल फोर्स के, mv²/r के, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो है जो इलेक्ट्रॉन को बांध के रख रहा है न्यूक्लियस से, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन तो निकल जाता, है ना। ऑर्बिट में रखने के लिए जो फोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑब्वियसली वो फोर्स कौन सा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, एक सेंट्रिपिटल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, ये सेंटर के टूवर्ड्स फोर्स लगा रहा है जिससे कि न्यूक्लियस की तरफ एक इफेक्ट आए और न्यूक्लियस से बाउंड होके चले आपका इलेक्ट्रॉन, है ना, दूर नहीं जाए, कहीं एस्केप नहीं कर जाए। तो ये फोर्सेस अगर बराबर होते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन एस्केप नहीं करता है, अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। ठीक है, ये पहला पॉस्टुलेट था बोर का। बोर ने पहली बात जो बोली। दूसरी बात क्या बोली कि भाई, उसने बोला कि जो आपके वेलोसिटी है, रेडियस है, ये सब क्वांटाइज रहेंगे हमेशा। ठीक है, इनका इफेक्ट क्वांटाइज रहेगा, या फिर एंगुलर मोमेंटम जो इसके इफेक्ट से बनता है ना, जिसका इफेक्ट से ये बनते हैं, सॉरी, वो क्वांटाइज रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भाई, MVR, पता है तुमको ये बात, है ना, M × V × R। ये क्वांटाइज रहने का मतलब क्या है कि ये किसी ऐसे नंबर के बराबर होगा जो कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा, है ना, किसी नंबर का, या मतलब ऑब्वियसली डिजिट्स का, जैसे कि 1 2 3 4 इनसे मल्टीप्लाई करके आएगा जो भी नंबर आएगा। तो H/2π के का इंटीग्रल मल्टीपल होता है MVR। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n से मल्टीप्लाई करोगे, और n क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, कोई नंबर ऐसे नंबर्स में नहीं होगा 1.33 टाइम्स H/2π, ये सब वैलिड नहीं है।
ठीक है, MVR की जो वैल्यू आई। तीसरा उसने क्या बोला कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे डी एक्साइट होगा, डी एक्साइट होगा मतलब नीचे आ गया, जैसे 2 से 1 पे आ गया, 4 से 3 पे आ गया, 4 से 1 पे आ गया, तो ऐसा करते वक्त एक एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वेव के फॉर्म में, और उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होती है, ठीक है। और वो वेवलेंथ कैसे दी जाती है भाई, hc/λ से एनर्जी दी गई, तो उसमें लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। और ये जो एनर्जी है ये बराबर किसकी होगी, ये बराबर होगी आपके दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के, यानी कि En2 माइनस En1, इसके बराबर होगी ये एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होकर रिलीज कर रहा है। क्या वैल्यू होगी इसकी, hc/λ, ठीक है। और जो इस वेव की वेवलेंथ होगी वो दी जाती है लैम्डा से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बेसिक सा पॉस्टुलेट है बोर का। ये तीनों चीजें समझ में आती हैं भाई सबको, तीनों पॉस्टुलेट समझ में आते हैं, आगे चलें। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन किन किन चीजों पे बन सकते हैं वो बात करते हैं। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे जो जो पैरामीटर्स हम यूज करते हैं उन पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, इसमें कोई ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने का, वेस्ट करने का फायदा नहीं है। आपको वो पूछ लेगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर मान लो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, तो उसका रेडियस क्या होगा, उस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो फॉर्मूला एक्चुअली जो रेडियस का होता है ये हमने डिराइव किया हुआ है क्लासेस में बकायदा, जब हमने मॉडर्न न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी थी तो उसको पूरा डेरिवेशन करके बताया था, तो नोट्स में है आपके। बट उसका कोई फायदा नहीं है, मैंने उस टाइम भी बोला था, क्योंकि वो पूरा फॉर्मूला या डेरिवेशन तुमको कभी भी याद नहीं रह सकता, वो बहुत मुश्किल है, उसको याद करने के लिए बहुत 10-15 बार करोगे तब शायद याद रह जाए, जिसका कोई यूज भी नहीं है। तो तुमको जो बेसिक चीजें याद रखनी है इन डिफिकल्ट फॉर्मूलाज में, वो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। क्या याद रखना है, nth ऑर्बिट का रेडियस सबसे पहली बात तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ रहा है तो रेडियस कम होगा, छोटे रेडियस में घूमेगा वो, ठीक है। ये पहली बात, इस फॉर्मूले से पता चली है हमें ये, Rn = n²h²/4π²kZe²m, ठीक है। दूसरा, अगर आपको Rn निकालने के लिए दे ही दिया जाए कि निकालो, तो तुम फिर ये नहीं ये फॉर्मूला यूज करोगे, 0.529 n² एमस्ट्रॉन्ग, एमस्ट्रॉन्ग में वैल्यू आएगी रेडियस की 10⁻⁻10। और दो फैक्टर्स पे आपको ये ध्यान देना है, एक तो n² और z हो गया एटॉमिक नंबर, n क्या हो गया इसका नंबर ऑफ, सॉरी, जिस भी एनर्जी लेवल पे आप हो, है ना, कौन सा एनर्जी लेवल है, क्या हो गया, z क्या हो गया बच्चों, बोलो एक बार। एटॉमिक नंबर। और n क्या है, ऑर्बिट नंबर। हाँ एनर्जी ऑर्बिट का लेवल। नंबर या एनर्जी लेवल का नंबर, एक ही बात है, ठीक है। एनर्जी लेवल कौन सा है या ऑर्बिट कौन सा है, n = 3 से 2 पे आता है जैसे, तो n = 3 पुट करना है आपको, ठीक है। वेलोसिटी की अगर हम बात करें ऑन दी अदर हैंड, तो वेलोसिटी में भी बहुत बड़ा फॉर्मूला बनता है 2πkZe²/nh, जो कि हमको इन जनरल आइडिया दे देता है कि किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी आपकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन आपको ऑब्वियसली ये याद नहीं रहने वाला, तो आप क्या याद रखोगे, 2.18 × 10⁶ मल्टीप्लाई बाई Z/n मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी किस में लेंगे, अगेन मीटर पर सेकंड में, ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसमें भी गलती कर देते हो तुम, ठीक है। याद करने वाली चीज, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, वेलोसिटी nth ऑर्बिट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z/n के, ये दो चीजें हैं याद करने वाली, ठीक है। ये आगे नंबर भी अगर याद रहेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, बट एटलीस्ट प्रोपोर्शनलिटी याद कर लेना, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस रेशियो पे बनते हैं, तो उसमें तुम्हें n और z की प्रोपोर्शनलिटी का वो पता होना चाहिए बस, कि किस कंडीशन क्या है, किस पे प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आगे बात करते हैं एंगुलर स्पीड की। ओमेगा एन होता है Vn/Rn, V = R ओमेगा से निकाल लिया हमने ये, तो ऑब्वियसली क्या करोगे, Vn को डिवाइड कर दोगे Rn से, ठीक है। तो जो भी बनेगा वो हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है, मेनली रिलेशन। तो ओमेगा एन होता है Z²/n³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियन पर सेकंड उसकी यूनिट होगी। सिमिलर तरीके से टाइम सिंस होता है 2π ओमेगा, तो टाइम होता है n³ / Z² के, तो उल्टा है बेसिकली, ओमेगा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z² के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n³ के, तो टाइम पीरियड आपका उल्टा हो जाएगा, टाइम पीरियड n³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और Z² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये चीजें हैं कुछ जो याद रखोगे तो बेटर रहेगा, है ना। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है टोटल एनर्जी का। तो किसी इलेक्ट्रॉन के घूमने से तो दो तरह की एनर्जी होगी उसके जो पजेस करेगा वो, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी है उसका, एक पोजीशन भी है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है उसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसी, है ना। तो
दोनों एनर्जीज का सम जो होता है वो टोटल एनर्जी होता है, और उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, -kZe²/2RM। ये टोटल एनर्जी है, जिसको कि तुम ऐसे भी लिखते हो, ये तुमने पढ़ा हुआ है, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी अगर आपको पूछ रहा है टोटल कितनी है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, -13.6 Z²/n² है, और किस में बताओगे आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना। आगे चलते हैं। अभी अभी पढ़ के आए एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन टाइप एटम। किसी भी हाइड्रोजन टाइप एटम की एनर्जी लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो अलग अलग लेवल्स हैं उन पे कितनी एनर्जी वो होल्ड करेगा, पजेस करेगा, वो निकालने का तरीका हम पढ़ के आ चुके हैं। क्या होता है भाई, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे कि हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो जेड की जगह तो 1 रख दोगे तुम, है ना, और एन की जगह जो भी एनर्जी लेवल पे तुम्हें निकालना है, 1 पे निकालना है, n=2 पे निकालना है, वो आप यहाँ पे पुट करके En की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू पुट करके जो आंसर निकल रहा है आपका, जैसे कि Z=1 पुट किया, n=1 पुट किया, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे कितना एनर्जी का वैल्यू है, -13.6 Z²। अब Z² में Z की जगह 1 पुट कर देना, अगर वो दे दे क्वेश्चन में, नहीं तो Z² के टर्म्स में भी याद रख सकते हो। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। क्वेश्चन क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देता है, कुछ और यूनिट भी दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये फॉर्मूला जब यूज करोगे ईवी में आंसर निकलेगा। सिमिलर से n=2 पे -3.4 आता है, 1.51 आता है n=3 पे, और ऐसे ये ऊपर की तरफ जाते जाते चेंज होता रहता है ना, बढ़ता रहता है। तो आपको सारी वैल्यूज अगर याद रहेंगी 5 तक, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नहीं भी याद रहती कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला याद रख लो बस ये वाला। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज इनफ टू फाइंड आउट द एनर्जी। आगे चलते हैं, एक्साइटेशन ऑफ एटम की बात करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाना चाहता है, तो उसको कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी एनर्जी, जस्ट टू गेट एक्साइटेड फ्रॉम n1 टू n2, या n1 टू n, कोई सा भी n3 n4 n5, किसी भी एनर्जी लेवल पे उसको जाना है, तो उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी कुछ एनर्जी। अब ये जो एनर्जी होती है ये एग्जैक्टली बराबर होती है En2 माइनस En1। यानी कि अगर आपको 3 से 1 पे, 1 से 3 पे जाना है, तो आपको E3 माइनस E1 के बराबर की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी, तब जाके एक्साइट होगा वो। ठीक है, तो हम जनरली देखते हैं, हमें वैल्यूज पता है कि E1 होता है -13.6 और E3 होता है -1.5 हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो इस केस में E3 माइनस E1 हो जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में बैठा हुआ है, पहले एनर्जी लेवल पे बैठा हुआ है, उसको अगर थर्ड पे जाना है, तो एग्जैक्टली 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसको देनी पड़ेगी आपको। एब्जॉर्ब करेगा ना जब इलेक्ट्रॉन, तब जा पाएगा। आगे चलते हैं। एक्साइटेशन हो या डी एक्साइटेशन, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी कि एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं डी एक्साइटेशन की, कि कोई n2 पे बैठा हुआ है, उसको n1 पे आना है, कोई इलेक्ट्रॉन को n2 से n1 पे आना है, तो उसको क्या चाहिए, उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, कि ऑलरेडी ज्यादा एनर्जी लेवल पे था ना वो, तो एनर्जी रिलीज कर देगा। एनर्जी रिलीज करेगा तो आपको एग्जैक्टली पता है कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, hc/लैम्डा के बराबर, या फिर En2 माइनस En1 के बराबर, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है, लेट्स से कि वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और उस वेव का कुछ वेवलेंथ है लैम्डा, जिसको कि आपको निकालना है। तो एमिटेड रेडिएशन का लैम्डा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ=RZ² मल्टीप्लाई बाय 1/(1)(n1)² माइनस 1/(n2)²। n1 कौन सा है, जिस एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके आ रहा है, n2 कौन सा है, जहां से आ रहा है। r क्या है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ये पढ़ा हुआ है तुमने, जिसकी वैल्यू होती है 10⁷ 1/मीटर। और z तो आपको पता ही एटॉमिक नंबर होता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ये याद रखना। डायरेक्टली आपको मार्क्स दिला देगा एक फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यू भी याद रह जाती है इसकी, 10⁷ होती है रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू, तो बहुत ज्यादा मीटर की पावर -1 पे, तो ये डिफिकल्ट भी नहीं होता याद रखना। आगे चलते हैं, कुछ कन्वर्जन्स जो हमको याद रखने हैं इस एमिटेड रेडिएशन के लैम्डा के ऊपर। ठीक है, जैसे कि लैम्डा होता है 12430 एमस्ट्रॉन्ग/डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या है, एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस, कितना एनर्जी का गैप है, डिफरेंस कितना है। और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, 12430 अपॉन डेल्टा ई। याद रखने वाली चीज क्या है इसमें,
यूनिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट्स इस चैप्टर में ना। अगर डेल्टा ई आप निकाल रहे हो, लिख रहे हो डिनोमिनेटर में, तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखना है। आपने भी नोट किया होगा कि अभी जो आपने ये ग्राफ बनाया, ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया, इसमें सारी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, ठीक है। तो डेल्टा ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, और लैम्डा जो आएगा वो आएगा एमस्ट्रॉन्ग में। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12430 अगर आप यूज कर रहे हो तो, अगर आप 1243 यूज कर रहे हो, जीरो हटा रहे हो, ऑब्वियसली बात है एमस्ट्रॉन्ग की जगह क्या आएगा, नैनोमीटर। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। एटॉमिक फिजिक्स का लास्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रल सीरीज और लाइंस। अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालो आप, ठीक है, और यू कैन से द पॉसिबल नंबर ऑफ फोटोन एनर्जीज एमिटेड ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है उसकी वजह से रेडिएशन निकल रही है, फोटोन निकल रहा है लेट से, ठीक है। तो कितनी फोटोन एनर्जीज बन सकती हैं किसी एटम के किसी इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइट होने से, है ना। कोई भी रैंडम n इक्वल्स टू n से n2 n3 n4 से n1 स्टेट पे लेट से, तो अगर n2 से n1 स्टेट पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी रेडिएशन की, वो आप कैसे बताओगे, nc2 से, n इंटू n माइनस वन अपॉन टू, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। आपको दिया होगा n का वैल्यू, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। आगे बात करते हैं जिसमें मेनली सवाल बनते हैं इस टॉपिक से, विच आर स्पेक्ट्रल लाइंस। तो स्पेक्ट्रल लाइंस तुमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, क्या होती है, अलग अलग एनर्जी लेवल है, अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लेट्स से कि आप बात कर रहे हो कि भाई कोई से भी हायर एनर्जी लेवल या ऑर्बिट से आपका इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके 1 पे आ रहा है, यानी कि आपने फिक्स कर दिया कि कहीं से भी आए लेकिन आएगा 1 पे। तो वो सारे रेडिएशन जो वेवलेंथ निकालेंगी, रेडिएट करेंगी, एमिट करेंगी, वो सारी वेवलेंथ का कलेक्शन लाइमन सीरीज बोला जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्साइट होके कहीं से भी आए, n इक्वल टू 2 3 4 5 इंफिनिटी से कहीं से भी आए, लेकिन n इक्वल टू 1 पे अगर आता है, फाइनल उसका स्टेट ये होता है। तो इस दौरान जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज बन रही है, या जो रेडिएशन एमिट निकल रही है, एमिट हो रही है, उन रेडिएशंस का जो लैम्डा है अलग अलग आएगा, अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे आओगे तो उसका जो कलेक्शन है उसको लाइमन सीरीज बोला जाता है, ठीक है। ये जनरली लाई करता है 91 नैनोमीटर से 122 नैनोमीटर के बीच में, यानी कि जो वेवलेंथ की वैल्यू आएंगी वो 91 से 122 के बीच में, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि सबसे छोटा वेवलेंथ 91 कब आएगा, जब आप इंफिनिटी से बनाओगे, ठीक है। इंफिनिटी से यानी बहुत ज्यादा हायर एनर्जी लेवल से आप सबसे छोटे पे आ रहे हो। अगर आप 2 से 1 पे सबसे नियरेस्ट से आ जाते हो तो आपको बड़ी वेवलेंथ आएगी 122 नैनोमीटर, ठीक है। सिमिलरली और भी सीरीज होती है, बामर सीरीज, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड पढ़ा हुआ है तुमने सब, ये सब रिवाइज करा रहा हूं मैं, मुझे पता है तुम्हें पता ही सब चीजें, ठीक है। एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी 8 7 9 6 कहीं से भी लेकर एन इक्वल टू 2 पे आ रहा है तो बामर है, एन इक्वल टू 3 पे आ रहा है तो पास्टन है, 4 पे ब्रैकेट है, 5 पे पी फंड है, ठीक है। अच्छा, इनकी ये भी याद रखनी है कि ये जो वेवलेंथ का जो सीरीज बन रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बामर सीरीज क्या रिप्रेजेंट करती है, विजिबल रेंज। विजिबल रेंज समझ में आता है सबको, यस सर। ठीक है। पढ़ा हुआ है बाकी सबने, ये पढ़ा हुआ है, ये लाइमन, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड कभी पढ़ा है, क्या रिप्रेजेंट करती है लाइमन का, बताओ। सर यूवी रीजन। यूवी रीजन है ना, अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट करता है लाइमन सीरीज, ठीक है। और कई सारे कॉम्बिनेशन में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड के लिए, ठीक है। ये आपके नोट्स में दिया हुआ है सब चीजें, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बन कहाँ कहाँ से सकते हैं। आगे चलें, आगे यस चलें, सर। न्यूक्लियस चालू करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस पे ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं, मतलब ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, सवाल तो बन सकते हैं, ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, तो बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं जहां जहां सवाल बन सकते हैं। जैसे कि हाउ टू राइट अ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन लिखने का सिंपल सा तरीका है, एक इनिशियल न्यूक्लियर लिया तुमने, उस पर कोई भी अटैकिंग पार्टिकल मेंशन कर दिया, क्योंकि अगर न्यूक्लियर ले रहे हो और रिएक्शन करा रहे हो तो किसी ना किसी पार्टिकल से अटैक करना पड़ेगा, तभी तो रिएक्ट करेगा, है ना, न्यूक्लियर से। तो आपने न्यूक्लियर को अटैक कराया लेट से किसी अटैकिंग पार्टिकल से, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, कुछ भी हो गया, तुमको नहीं पता, जनरलाइज तरीके से बात कर रहे हैं, तो उससे बनेगा लेट से डी न्यूक्लियर,
तो डी को बोलेंगे एंड न्यूक्लियस, और बना है डी तो कुछ ना कुछ पार्टिकल एमिट भी होगा, है ना, रेडिएशन की फॉर्म में पढ़ा है तुमने, एनर्जी रेडिएट होती है, रिलीज होती है, तो कुछ ना कुछ पार्टिकल रेडिएट भी होगा, जिसको बोलोगे तुम एमिटिंग पार्टिकल। ये एक जनरल तरीका है रिएक्शन लिखने का, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। काम की बातें जो है वो है कि न्यूक्लियर फोर्स आप समझते हो कि नहीं समझते कि क्या होता है और कैसे इफेक्ट करता है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है न्यूक्लियस का, आपको पता है एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूक्लियस को। इसमें जेड होता है एटॉमिक नंबर, ए होता है मास नंबर, ठीक है। तो आपको पता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव नेचर का होता है और शॉर्ट रेंज होता है। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, पहली बात तो बहुत मजबूत फोर्स है, ग्रेविटी की तरह वीक नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। दूसरा शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत बड़े रेंज पे काम नहीं करता, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स तो खैर ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस पे न्यूक्लियस की वजह से लग रहा है या उस पे लग रहा है, तो आपको पता ही है कि बड़ी रेंज पे तो होगा ही नहीं है, ठीक है। दो तरह से हम इसको समझते हैं कि एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा रिपल्सिव, लेट से, और एक अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा। यानी क्या कर रहा होगा आपका इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी प्रोटॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, उसको दूर भेजना चाह रहा होगा, लेट से दूर भेजना चाह रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप समझो कि दो प्रोटॉन के बीच की फोर्स आप देख रहे हो तो रिपल्सिव ही तो होगा बेटा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो अट्रैक्टिव होता है, लेकिन दो सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के बीच में तो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। तो लेट्स से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था वो रिपल्सिव था, जो कि दूर भेजना चाह रहा था, बाहर निकालना चाह रहा था तुम्हारे प्रोटॉन को। तो न्यूक्लियस ने क्या बोला कि लेट मी हैंडल दिस सिचुएशन, आई विल अप्लाई अ न्यूक्लियर फोर्स, जो कि इस दूर जाते हुए प्रोटॉन को वापस पास बुला लेगा, ठीक है। तो उसको तुम बोलते हो अट्रैक्टिव फोर्स। कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। अगर ये दोनों फोर्सेस, बहुत ही ऑब्वियस बात है, बराबर हो जाएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स बराबर हो जाएं, तो आपका न्यूक्लियस स्टेबल हो जाएगा भाई, है ना, क्योंकि प्रोटॉन को तुमने रोक लिया है बाहर जाने से भी या अंदर कोलिजन कोलाइड होने से भी, ठीक है। तो बराबर अगर होते हैं तो स्टेबल न्यूक्लियस बोला जाता है। इंस्टेबिलिटी आ जाती है अगर बराबर नहीं रहे तो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर न्यूक्लियस की बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे आएगी और साइज पे क्या डिपेंडेंसी है उसकी। वैसा एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा न्यूक्लियस का, वैसे वैसे उसका एटॉमिक मास भी बढ़ता है, यानी कि एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइज लेट से 4/3 πr³ तक, कोई स्फेरिकल ले लिया हमने उसका शेप अगर, तो 4/3 πr³ उसका साइज हो गया, वॉल्यूम हो गई, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा था? एटॉमिक मास के। तो एक रिलेशनशिप हमें एस्टेब्लिश करना था दोनों के बीच में, तो हमने कैसे किया? दिस विल गो एज R इक्वल्स टू R0 a⁻1/3। इसमें R0 क्या होता है? फर्मी कांस्टेंट। R क्या? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। अगर आपका रेडियस बड़ा होगा यानी साइज बड़ा होगा अगर, तो न्यूक्लियर फोर्सेस डिक्रीज होते हैं, छोटे हो जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट रेंज फोर्स है ना बेटा। तुम अगर साइज ही बड़ा करते रहोगे तो न्यूक्लियर फोर्सेस थोड़ी ना कोई बहुत ही इंफिनिटी तक जाके उसको बचाएंगे, है ना, लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, ज्यादा तो कम होता है, उल्टा होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर और एफ एन। तो न्यूक्लियस आपका अनस्टेबल भी हो जाएगा, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। अगर न्यूक्लियर फोर्सेस छोटे होते गए तो कौन बचाएगा? कौन बचाएगा इज इन, कौन स्टेबिलिटी रख पाएगा? आपका क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा एनवायरमेंट पूरा, तो डीके स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हम डीके पढ़ते हैं या फिर फिजन फ्यूजन जैसी चीजें पढ़ते हैं, टूटना या जुड़ना पढ़ते हैं, वो इस वजह से हो पाता है, ठीक है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी आ गई है, न्यूक्लियर फोर्सेस चेंज हो गए, ठीक है। तो हम जनरली देखते हैं कि एक्स से वाई बनता है ऐसी सिचुएशन में, कोई एक्स न्यूक्लियस है उससे वाई न्यूक्लियस बना और कुछ रेडिएशन निकल गई, रिलीज हो गई, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम पढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। बाइंडिंग एनर्जी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्या चीज है? कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है दो अलग अलग एटम्स को या न्यूक्लियस को जोड़ के एक कंबाइंड न्यूक्लियस बनाने में, या फिर एक ऑलरेडी जुड़े हुए न्यूक्लियस को दो कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस में तोड़ने में। आइदर केस में दोनों को बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। तो अगर सिंपल सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे कि अगर दो न्यूक्लियस जैसे कि z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और z नंबर ऑफ a-z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर जोड़ के एक कंबाइंड न्यूक्लियस बनाया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी लगेगी इसमें,
है ना। और अगर इसको तोड़ के दो में डिवाइड किया जा रहा है तो भी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी, पर वो दोनों बाइंडिंग एनर्जी ही बोली जाएगी, दोनों चीजें, ठीक है। अच्छा, रिएक्शंस जब हम लिखते हैं तो हम जनरली लेफ्ट वाली चीजों को रिएक्टेंट्स लिखते हैं और राइट वाली चीजों को प्रोडक्ट लिखते हैं, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो व्हेन रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट देयर इज अ मास लॉस कॉल्ड मास डिफेक्ट। अगर रिएक्टेंट कंबाइन हुए, उनका मास ज्यादा होगा दोनों का इंडिविजुअली, और कंबाइन होकर एक स्टेबल प्रोडक्ट बना दिया, तो मास में कुछ ना कुछ चेंज आएगा बच्चों। जैसे कि प्रोटॉन का मास था 5 यूनिट लेट से, न्यूट्रॉन का मास था 5 यूनिट लेट से, दोनों मिले और आपका 8 यूनिट का एक कंबाइंड न्यूक्लियस बन गया। तो ये जो 2 यूनिट्स है ना, इसको बोलेंगे मास डिफेक्ट, है ना। इतना आपका मास लूज हो गया है इस रिएक्शन में, है ना, चला गया है, डिफेक्ट आ गया है, कम पड़ गया है, लॉस हो गया है। और यही मास आइंस्टीन ने हमें बताया था कि किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ईबी इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आती है सबको? एनर्जी और मास के इंटर रिलेशन को ही आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था, एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर में, जो कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। आपको पता होगा ये चीज, है ना। अरे बात समझ में आती है, एनर्जी और मास को कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला, है ना, ये कि ये यूज करना है आपको पेपर में। डेल्टा एम क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट। इसको आप जनरली ऐसे भी लिख सकते हो कि सिंस रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा था और उससे तुमने थोड़ा मास लेके एनर्जी रिलीज करी है, या बाइंडिंग एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड जो थी वो फुलफिल हुई है उस मास से, उस चेंज इन मास से, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट का मास ज्यादा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा एम क्या हो जाएगा, जेड टाइम्स एम पी प्लस ए माइनस जेड टाइम्स एम एन, रिएक्टेंट्स टोटल, माइनस एम एक्स यानी न्यूक्लियस का मास, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट जो बचा वो होगा डेल्टा एम, मास डिफेक्ट। जनरली एएमयू में लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में, पता होगा आपको, 1 एएमयू होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। कन्वर्जन जो ये है ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। एक और तरह से एनर्जी निकाली जाती है, ईबी इक्वल्स टू, बाइंडिंग एनर्जी की बात हो रही है ये, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 931.5 से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो डेल्टा एम को, लेकिन डेल्टा एम एएमयू में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। आगे चलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन और बीई पर न्यूक्लियन लास्ट टॉपिक है। इसमें हमें ये बताया जाता है कि कोई भी न्यूक्लियस कितना स्टेबल है और कितना नहीं है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। तो न्यूक्लियन क्या है भाई, ये जो आपका ए है ये ही है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वो ये ए डिसाइड करेगा। देखा गया ऐसा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर बढ़ता है तो आपका न्यूक्लियस स्टेबल होता है, जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन ये जो बाइंडिंग एनर्जी थी, ये देखा गया कि ए लेस देन 30 के लिए कुछ कम है और ए ग्रेटर देन 170 के लिए भी कम होती जा रही है। तो बीच में जो एलिमेंट्स थे उनमें देखा गया कि ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा निकल के आ रही है सरप्राइजिंगली। जैसे कि आयरन, आयरन में माना जाता है ना बीई पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है इसलिए उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, फिजन और फ्यूजन की बातें करते हैं। अब जो स्टेबल है वो तो स्टेबल है, जो स्टेबल नहीं है वो स्टेबिलिटी अचीव करने का ट्राई करेंगे, है ना। तो दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। अगर बड़ा न्यूक्लियस है तो वो दो छोटे छोटे स्टेबल न्यूक्लियस में टूटना चाहेगा, अगर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं तो वो ज्वाइन होके एक बड़ा स्टेबल न्यूक्लियस बनाना चाहेंगे। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो जब हम बड़े को दो छोटे छोटे में तोड़ देते हैं तो फिजन बोल देते हैं, स्प्लिटिंग या फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन अगर हम बोल रहे हैं तो यानी हम जोड़ रहे हैं, है ना, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को जोड़ के बड़ा बना दिया, तो उसमें कुछ एनर्जी रिलीज भी होती है, ठीक है। वहीं एनर्जी रिलीज होगी आपकी तोड़ने में भी, क्योंकि बड़े से आप तोड़ रहे हो छोटे छोटे में तो कुछ एनर्जी उसमें भी रिलीज हो जाएगी। तो दोनों केस में जो डेल्टा ई1 और डेल्टा ई2 है उसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा एमसी स्क्वायर से। और डेल्टा एमसी स्क्वायर तुम निकालना सीख चुके हो, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या ये बात क्लियर है सबको? कैसे लिखेंगे हम ये डेल्टा एमसी स्क्वायर एनर्जी के बराबर, ठीक है। एक और लास्ट टॉपिक, एनर्जी रिलीज और एनर्जी सप्लाई, दोनों को ही क्यू वैल्यू बोला जाता है। क्यू वैल्यू नाम से भी सवाल आ सकता है,
कि आपने एनर्जी रिलीज करी है या सप्लाई करी है। आइदर केस में दोनों चीजों को बोला जाएगा क्यू वैल्यू। बस क्यू वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। अगर आप एनर्जी रिलीज हो रही है आपकी रिएक्शन, तो फिर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है। अगर एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है, तो आपकी क्यू वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो क्यू को आप डेल्टा एम सी स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी तो है। ठीक है, यहां तक सब समझ में आया सबको, या कोई डाउट है पूछो। आगे चलें, क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों। अरे हाँ ना तो बोल दो यार, समझ में आया नहीं आया। अगर आ रहा है समझ में तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हारे सामने बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, खैर तुम बता ही दोगे जल्दी से, बट आप क्वेश्चन के थ्रू करेंगे हम प्रैक्टिस। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, कैसे लिखते हैं भाई? व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? अभी फॉर्मूला बताया ही यार थोड़ी देर पहले, तो आपको पता होना चाहिए। टोटल एनर्जी क्या होती है? हाँ, शिखा और साक्षी, क्या आंसर है? सेकंड ऑप्शन। बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, अभी पढ़ के आए हो तुम यार। हाइड्रोजन एटम जेड की जगह 1 रख दोगे तो यही बनेगा फॉर्मूला। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है टोटल एनर्जी से। अभी दोनों चीजें मैं बता के तुमको निपटाऊं, तुमको फॉर्मूले पता होने चाहिए दोनों के। करो सॉल्व करो इसको, ट्राई करो सॉल्व करने। हाँ भाई, आया आंसर किसी का? सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। यस सर। 1:2 - 2। हाँ, तो क्या फॉर्मूला होता है भाई टोटल एनर्जी का? अभी अभी पढ़ के आए हो तुम लोग। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो होता है बेटा, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, लाइक एज इन आपको एनर्जी लेवल के टर्म्स में, सॉरी, पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे फॉर्मूला? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए हमें, कॉन्सेप्ट्स क्या चाहिए, ये पूछ रहा हूँ मैं। अभी हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था हाइड्रोजन यस। लाइक एटम के लिए, ठीक है, तो वही तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम। क्या है वो फॉर्मूला? नहीं पता? -13.6 upon z। हाँ मतलब कुछ भी बोल सकते हो, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, 1/n² के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। बोलिए। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि आपका काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी इलेक्ट्रॉन की बोर्स ऑर्बिट में, वो लिखी जाती है आपकी -13 पॉइंट 13.6 C/n² से।
और टोटल एनर्जी लिखी जाती है आपकी -13.6 सी अपॉन एन स्क्वायर से। तो दोनों में जो डिफरेंस होता है बेटा, दोनों को ऐड ही तो किया जा रहा है। देखो यहाँ पे देखो, जो टोटल एनर्जी है ना वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। कहाँ गया हमारा, ये रहा। टोटल एनर्जी जो है वो है -13.6 Z² अपॉन एन स्क्वायर, राइट। यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी रहेगी वो आपकी माइनस हटा के जितना है ना वैल्यू वो ही रहेगी, 13.6 Z² अपॉन एन स्क्वायर। दिस इज योर वैल्यू, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। इसमें तुम पोटेंशियल एनर्जी ऐड करते हो तब आपका ये बनता है टोटल वैल्यू। ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं, ये मेरी गलती है, मेरे को यहाँ पे मेंशन भी कर देना चाहिए था अलग से। काइनेटिक एनर्जी Kn इक्वल्स टू 13.6 Z² अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली दोनों का जो डिवीजन है, रेशियो है, वो केवल साइन का डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, साइन का डिफरेंस बता रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, 1:-1। काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, इसको याद रखना, आगे से याद रखना, कोई बात नहीं। काइनेटिक एनर्जी मैंने खुद ने बताया नहीं था, टोटल एनर्जी पर आपको याद रहना चाहिए, -13.6 Z² अपॉन एन स्क्वायर होती है। जनरली क्वेश्चन टोटल एनर्जी पे बनता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी अगर पूछ ले तो आपसे ध्यान रखना। और अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले यू, तो आप ध्यान रखना कि टोटल में से काइनेटिक माइनस करनी है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। इन एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, if an electron in a hydrogen atom jumps from third orbit to second orbit, it emits a photon of wavelength lambda. When it jumps from fourth to third, the corresponding wavelength of the photon will be how much? लैम्डा के टर्म्स में बतानी है, लैम्डा निकालना आपको आता है, आंसर बताइए। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें? 1/λ=RZ², हाँ, ब्रैकेट में 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, रिडबर्ग्स फॉर्मूला है ना, रिडबर्ग्स फॉर्मूला जो हम पढ़ते थे वो यूज होगा। अच्छा, रिडबर्ग्स के टर्म में भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है ना। जो रिडबर्ग्स कांस्टेंट है ना आर, उसके टर्म्स में भी लिखी जाती है। तो मैं ये मेंशन कर देता हूँ तुम्हारे नोट्स में। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने एक बार? क्वेश्चन पढ़ लिया ना? इसको हटा रहा हूं मैं, स्लाइड को। ठीक है, आपके नोट्स में मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। आर के टर्म्स में आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज बता देता हूँ, ताकि ये आप निकाल पाओ अगर सवाल में पूछ लिया जाता है तो। यहाँ पे आई मेंशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। आर क्या हो गया? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। एच क्या हो गया? प्लैंक्स कांस्टेंट। सी क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट। और एन तो पता ही है तुम्हें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी लेवल, जो भी तुम बोलो इसको। ठीक है, एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग्स कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है सबको ये बात? आर क्या है? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो कभी इसके टर्म्स में क्वेश्चन आ जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट क्या होती है भाई? दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इन दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी आ रही है ना। टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? -RHC अपॉन एन स्क्वायर, या फिर -13.6 Z² अपॉन एन स्क्वायर। समझ में आया सबको? ये याद रखना है दोनों चीजें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। तो इसके टर्म्स में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है।
चलिए भाई, सवाल सवाल कीजिए आपका जो आप कर रहे थे। आंसर आया क्या किसी का बच्चों? बेटा आंसर नहीं आया तो आप बता सकते हो चैट में, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि हम करना ही है, नहीं आ रहा तो भी करें, डिस्कस करें इसको। यस सर। तो भाई जो एक्सेस एनर्जी होती है, बी आ रहा है। अच्छा, देखते हैं। जो एक्सेस एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन की, वो फोटोन की तरह अपीयर होती है, निकलती है ना। तो उस केस में जो वेव बनेगी, वेव की फॉर्म में निकल रही है, फोटोन जो आपका वेव की तरह एक्ट कर रहा है, वो उसको आप रिप्रेजेंट करते हो कि उसका वेवलेंथ है लैम्डा, जिसको आप निकालते हो 1/लैम्डा इक्वल्स टू आर टाइम्स, मतलब रिडबर्ग्स फॉर्मूले से। तो क्या लिखोगे आप फॉर्मूला? 1/r, सॉरी 1/लैम्डा इक्वल्स टू आर टाइम्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर रहा है n2 से n1, राइट। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? फर्स्ट वाले केस में ये जंप कर रहा है थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट राइट? Yes, sir. क्या बन जाएगा ये? दिस विल बिकम 5r/36। आई होप आपने कैलकुलेट सही किया हुआ है। ठीक है। सेकंड केस में बोल रहा है इट इज जंपिंग फ्रॉम फोर्थ टू थर्ड। सेकंड केस में बन जाएगा ये आर मल्टीप्लाई बाय 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, एंड दिस विल be calculated as 7r/144. Now you have both the options and you have both in the form of lambda, तो obviously आप 1/लैम्डा जो नया निकाल रहे हो वो आप क्या निकाल रहे हो? 7r/144। ठीक है। कैसे निकालेंगे? हम डिवाइड कर देंगे दोनों केस में, 1/लैम्डा और 1/लैम्डा डैश को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1/लैम्डा का तो ऑलरेडी वैल्यू दे रहा है ना, लैम्डा दिया हुआ है मतलब ऑलरेडी आपको, और लैम्डा के टर्म्स में निकालना ही है आपको आंसर, राइट। So this is 1/लैम्डा, this is 1/लैम्डा डैश। You can simply divide those two equations as in 1/2 कर सकते हो आप, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपका जो आएगा वो आएगा 1/लैम्डा divided by 1/lambda dash equals to 5r/36 divided by 7r/144। इसको मैं लिख भी देता हूं। इसको सॉल्व करना था तुम्हें, तो यहां से लैम्डा डैश आ जाएगा 20/7 लैम्डा। हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत आ गई हो या तुमने कुछ गलती कर दी हो, इट्स ओके, बट तरीका यही है, तरीका एक बार समझ लो एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट अगेन। ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलें। Yes, sir. Cool. If the radius of aluminum nucleus is taken to be RAL, उसका दे रखा है A27Z13, then the radius of tellurium 12553 nucleus is nearly what? अब एटम से न्यूक्लियाई पे आ चुके हैं हम। करिए सॉल्व। फॉर्मूला पता है ना सबको, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का? Yes, sir. R इक्वल्स टू आर नॉट A to the power 1/3, राइट।
भाई हो गया, क्या डिस्कस करें? आंसर आया किसी का? नहीं? चलो इधर देखो। अभी तुमको इससे क्या समझ में आया कि रेडियस जो है वो a⁻⁻³ मास नंबर जो होता है ए, उसके पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब तुमको कंपेयर ही तो करवा रहा है बेटा। अगर आपको एक का दे रखा है, दूसरे का पूछ रहा है, तो कंपेयर करा रहा है। ए या डी दोनों ही नहीं है। कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो तुम, मुझे ऐसा लग रहा है आजकल बहुत। कोई ना, देखो क्या गलती हुई है, ट्राई करो समझने का। एल्यूमिनियम और टेलीरियम दो है आपके पास ऑप्शंस। दोनों को आपको यूज करना है कैसे? क्योंकि आप एक का पता है, एक का निकालना है, तो आप रेशियो निकाल सकते हो। तो आपको क्या निकालना है? आर ए एल, एल्यूमिनियम की, डिवाइडेड बाई आर टी ई। हाउ डू यू राइट इट? यू कैन सिंपली राइट इट ए ऑफ ए एल डिवाइडेड बाई ए ऑफ टी ई की होल पावर 1/3 के बराबर होगा। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे जो और चीजें होंगी, वो तो क्या कांस्टेंट वगैरह, तो ठीक है। तो यू कैन राइट इट डायरेक्टली। ये क्या हो जाएगा भाई? 27 डिवाइडेड बाय 125। ये दो वैल्यूज ही तो हैं एक ही, रिस्पेक्टिवली, की पावर 1/3। अब 27 का स्क्वायर क्यूब रूट क्या होता है? 3 3 9, 9 3 27, तो ये बन गया 3 डिवाइडेड बाय 125 होता है 5 का क्यूब, है ना? तो ये क्या आ गया बच्चों? आपको किसका निकालना था? रेडियस ऑफ टी। तो रेडियस ऑफ टी क्या आ जाएगा? दिस विल बी 5/3 मल्टीप्लाई बाई आर ए एल। इज दैट राइट? यस सर। बी ऑप्शन। ठीक है। अब इसमें बी और सी ऑप्शन में भी कंफ्यूजन हो सकता था, क्योंकि बहुत ही ऊपर नीचे वाला एक वो है ना डिफरेंस। तो अगर ध्यान से करोगे तो बच जाओगे। आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है तो थोड़ा सा चेंजेस है बस इसमें। इसको होमवर्क में दे रहा हूं मैं। ये वाला करो, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करो। लेट्स सॉल्व थ्योरेटिकल क्वेश्चन। फ्यूजन और फ्यूजन की अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है, इससे समझ में आएगा। नहीं आया? जो हाँ। बीच वाले न्यूक्लियाइड्स होते हैं A = 20 से 56 के लिए, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा होती है, देखा है हमने ग्राफ में। तो ज्यादा स्टेबल होते हैं। यस सर। राइट? क्या आंसर आ रहा है? पहले आंसर बताओ तुम अपना। सी ऑप्शन। ठीक है। समझो, ध्यान से समझो, आंसर अपने आप आ जाएगा, समझो ध्यान से। ये बोल रहा है कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया इज पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम। इसका रीजन बताना है कि भाई न्यूक्लिया में फिजन पॉसिबल है। फिजन क्या करता है? तोड़ता है या जोड़ता है? तोड़ता है। तोड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने क्या डिस्कस किया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है बीच वाले न्यूक्लियस की, स्टार्टिंग वाले भी नहीं, बड़े वाले भी नहीं, बीच वाले, है ना? जैसे A = 20 से लेकर A = 56 तक चले जाते हैं, क्योंकि 56 तो हमको पता है कि बहुत ज्यादा हो जाता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है ना, मैक्सिमम हो जाता है। तो इनके लिए हम देखें, अगर न्यूक्लियस को, इनको स्टडी करें, तो स्टेबल है ये। ठीक है, इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, इसलिए ये स्टेबल है, राइट? तो जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज हो रहा है बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेजुअली क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। बोलो हाँ बोलो। यस सर। और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाने पे, जैसे यूरेनियम वगैरह तक हम पहुंच जाते हैं, उनका तो बहुत ज्यादा होता है। ए का वैल्यू, न्यूक्लियॉन्स का वैल्यू, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू उनकी केस में तो बहुत कम हो जाती है। राइट? जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज करता है, वैसे वैसे वैल्यू कम होने लगती है ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की। ये बात समझ में आ रही है सबको, या ग्राफ दिखाऊं मैं आपको एक बार?
जैसे जैसे मास नंबर बड़ा होने लगता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने लगता है। ये बात सबको सब अग्री कर रहे हो, या हम एक बार ग्राफ दिखाऊं मैं, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें बीच वाले न्यूक्लियस से, मिडिल न्यूक्लियड से, तो कम हो जा रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कंपैरेटिवली कम है। ठीक है। तो न्यूक्लियड्स क्या है, अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो क्या हो रहा है, इन आपको बहुत इजीली फिजन किया जा सकता है। ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो डिक्रीज हो रही है ना बेटा, यस सर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो डिक्रीज हो रही है, मास नंबर बढ़ रहा है। तो सी ऑप्शन कैसे होगा? आप में से कुछ बच्चों ने सी ऑप्शन दिया इसलिए उनको बोल रहा हूँ। ठीक है। कौन सा ऑप्शन आंसर में होगा? सेकंड ऑप्शन। बी ऑप्शन। ठीक है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आपका मास नंबर ए जब बढ़ रहा है, सॉरी, डिक्रीजेस विद हाँ बढ़ रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपकी कम हो जा रही है। ठीक है। तो इट डिक्रीजेस व्हेन द मास नंबर एट हाई मासेस नंबर, या बाय मास नंबर इंक्रीजेस। आगे चलते हैं। एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना है, ये आप होमवर्क में करो। ठीक है। हो जाएगा ये। यस सर। ये वाला सवाल करो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे ये वाला सवाल करो। न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स। ये करा हुआ है तुमने पहले वैसे, बट ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये आपको हेल्प करेगा, है ना। नीट में ऐसे सवाल आ सकते हैं दोबारा। आपको टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी बतानी है प्रोसेस में। 240 मास नंबर का एक न्यूक्लियस था जो टूट के 140 में, दो 120 में, सॉरी, मास नंबर वाले फ्रेगमेंट्स में टूट गया। और जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई की, वो थी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि फ्रेगमेंट्स की जो है वो 8.5 है। तो टोटल गेन हुआ है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ गया है आपका, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया है। तो जो गेन हुआ है वो कितना हुआ है आपको ये बताना है। क्वेश्चन समझ में तो आया ना बच्चों? ये एक्सप्लेन करना है एक बार। एक न्यूक्लियस था 240 का, जिसका मास नंबर 240 था, ब्रेक हो गया दो में, दो फ्रेगमेंट्स में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम कि एक्स था 240 का, ब्रेक हुआ वाई प्लस जेड में, दोनों कितने के हैं, 120 120। इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई होगी। ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड होगी पहली बात तो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको दी हुई है, पर न्यूक्लियन दी हुई है, बाइंडिंग एनर्जी नहीं दी हुई है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है, अनफ्रेगमेंटेड की भी और फ्रेगमेंट्स की भी। ठीक है। कितनी दी हुई है, 7.6 और 8.5। तो आपको क्या निकालना है, टोटल गेन निकालना है। गेन इन बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, यही होगा गेन। बोलो हाँ या ना। यस सर। भाई प्रोडक्ट फाइनल बन रहा है, रिएक्टेंट इनिशियल चीज है, तो कोई भी गेन या लॉस कैसे बताते हैं हम, फाइनल माइनस इनिशियल में ऐसे बताते हैं लॉस या गेन। तो प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट इज योर गेन। अब देखते हैं आप लिख पाते हो क्या, इतना तो मैंने बता दिया, मतलब मैंने क्वेश्चन समझा दिया है आपको बेसिकली। कैसे करना है वो भी बता दिया है। आंसर बताओ तुम। बताऊं सोल्यूशन, बताऊं अगर नहीं आ रहा तो? शिखा। सर फोर्थ ऑप्शन। बढ़िया। और किसी का आया? अंशिका का बढ़िया है, ओके। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है। बता देता हूँ कैसे सॉल्व होता है। अब देखो मैंने क्या बोला तुम्हें कि गेन कैसे हुआ है वो कैसे पता चलेगा, जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनको देख के, प्रोडक्ट का टोटल
बाइंडिंग एनर्जी निकालो, माइनस कर दो रिएक्टेंट का, तो गेन पता चल जाएगा यार कितना बढ़ गया है ना। कैसे निकालोगे? अगर किसी सिंस दोनों प्रोडक्ट का मास नंबर हमें पता है 120 है, तो किसी एक प्रोडक्ट को अगर हम उठा के देखें तो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तुमको दिया हुआ है 8.5। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से मान लो एक्स है, बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी एक तरफ रखो और ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर दो, उससे बाइंडिंग एनर्जी निकल के आ जाएगी तुम्हारी। यही तरीका होता है गेस, है ना। तो अगर y के लिए निकालना है तो क्या बोलेंगे, लेट से y के लिए निकालना है तो इसके लिए क्या बोलेंगे कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी 8.5, इसका मास नंबर था 120, तो ये हो जाएगा y के लिए। और अगर z के लिए निकालना है तो वो भी सेम होगा क्या बच्चों, सिंस उसका मास नंबर भी 120 है और ये भी 8.5 है। बोलो हाँ ना बोलो जल्दी। यस सर। तो 8.5 इंटू 120 को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ना 2 टाइम्स, तो दोनों का निकल जाएगा, दोनों प्रोडक्ट्स का। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 120 इंटू 8.5। माइनस करना है रिएक्टेंट का जो कि अकेला एक्स है, जिसका की मास नंबर है 240, मल्टीप्लाई करना है उसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से विच इज 7.6। तो इसका आंसर क्या आएगा, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट कर लेना है, आ जाएगा इसको कैलकुलेट करके। ठीक है भाई, समझ में आया सबको? यस सर। मन में आया? तो इस तरह बाइंडिंग एनर्जी पे जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इस तरह के आएंगे, तो आपको यही तरीका यूज करना है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस होता है, ये बात आपको अगर समझ में आती है सवाल में तो आप कर लोगे। ठीक है, चलो भाई, ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है इस पे, इतनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इनफ है। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है, आप PYQs और लगा सकते हो। ठीक है, एटॉमिक और मॉडर्न फिजिक्स को इतना ही रखते हैं, मॉडर्न और न्यूक्लियर फिजिक्स को। आगे अब नेक्स्ट क्लास में अगर हम बैठेंगे तो हम कुछ और सॉल्व करेंगे, मतलब कुछ और टॉपिक से एक दो छोटे वो करेंगे। बट आपका फोकस अब क्लासेस पे नहीं होना चाहिए, सिंपली आपका फोकस होना चाहिए अब अपने मॉक टेस्ट पे। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में कोई डाउट है तो बताओ। नहीं? नो सर। नो सर। ठीक है, अगर इस चैप्टर में कोई डाउट